वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रखा है कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ सरफेस पे T1 है, और अगर पेंडुलम को अर्थ सरफेस से R हाइट ऊपर ले जाते हैं तो वहां पे वो T2 हो जाता है। अब T2 और T1 का रेशियो चाहिए। देखो, R हाइट ऊपर पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लो। तो बोल रहे हैं जी डैश, ये होगा जी अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का और H इक्वल टू R बोल रखा है इस क्वेश्चन में, तो H की जगह पे R डाल देंगे तो ये आ जाएगा G/4। मतलब वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा वो अर्थ सरफेस का 1/4 हो जाएगा। ये देखो, किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। जब हम लोग ऊपर में ले जाते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट पे, तो ये जी का वैल्यू चेंज होता है, इसलिए टाइम पीरियड चेंज होता है। एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी है। लेंथ तो चेंज नहीं होगा, 2π तो कांस्टेंट है, तो टाइम वेरी करेगा क्योंकि जी का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसलिए T2/T1 लिखना होगा, तो ये हो जाएगा √G/G डैश, और जी डैश का वैल्यू आया है G/4। तो यहाँ पे G/4 डालोगे, 4 ऊपर में चला जाएगा, जी जी कट जाएगा, 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो बोलेंगे ऑप्शन तेल ही जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस के नीचे, मतलब अंदर में, अर्थ के अंदर में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ऐसे अंदर में। और बाहर के लिए जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अंदर के लिए लीनियर और बाहर के लिए डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तुम बोल रखा है कि कुछ हाइट पे, अर्थ सरफेस से कुछ हाइट ऊपर जाने पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G/9 हो जा रहा है तो हाइट क्या होगा वो बताना। देखो, मतलब जी डैश इक्वल टू बोल रखा है G/9। अब 9th टाइम डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा होगा, और हाइट बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग जी डैश का फॉर्मूला जो लगाएंगे, जी डैश इक्वल टू G/1 + H/R का होल स्क्वायर। अभी जी डैश की जगह पे G/9 डालेंगे तो जी जी तो कट जाएगा, तो बच्चे का 1/9 इक्वल टू 1/H/R का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 1 + H/R का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे, वर्गमूल, तो हो जाएगा 1 + H/R इक्वल टू 3। 1 राइट साइड जाने के बाद घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा,
एच अपॉन आर इजक्वल टू हो जाएगा 3 - 1 मीन्स 2। यहाँ से एच इजक्वल टू बोलेंगे 2r, तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी एक सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r और मास m है, उसमें से एक स्फेरिकल पोर्शन को काट के निकाल दिया गया, होल क्रिएट किया गया, ठीक है। कहानी ऐसा है कि एक सॉलिड स्फीयर था, रेडियस r का, मास m का, तो सेंटर मान लो सी। अभी इससे हम लोग एक छोटा सा स्फीयर r/2 रेडियस का काट के निकाल देते हैं, जिसका सेंटर सपोज कुछ ए बोल देते हैं। ऐसा मीन्स ए वाला जो सेंटर है उसका नाम ए हम लोग दे देते हैं, और इसका जो रेडियस था ये r/2। तो अभी जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, तो उस रिमेनिंग पोर्शन के चलते पॉइंट ए पे, मतलब छोटे गोले के सेंटर पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू बताना है। तो, तो वहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो बड़े वाले के चलते माइनस छोटे वाले के चलते, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो नेट अगर मुझे निकालना है उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मुझे माइनस करने पड़े टोटल स्फीयर से छोटे वाले के चलते जो भी आएगा वो माइनस। अभी देखो, एक गोला जो है उसका मास का द्रव्यमान उसके कद वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। पहले रेडियस आर था, तो वॉल्यूम इसका हो रहा होगा 4/3 πr3, 4/3 πr3। इसको रिमूव किए, उसका रेडियस r/2 है, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वी डैश हो जाएगा 4/3 πr/2 का क्यूब। 2 का क्यूब करो तो 8 हो जाएगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम का 1/8 टाइम्स ऐसा। तो वॉल्यूम अगर 1/8 हो गया, तो इसका मास भी जो होगा एम डैश, उसको भी लिखेंगे हम लोग 8, 1/8 टाइम्स, ये भी हो जाएगा m/8। अभी जिस पॉइंट ए पे मुझे निकालना है, वो पॉइंट बड़े वाले गोले के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, मतलब ये पॉइंट ए था, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r/2। और सॉलिड स्फीयर के अंदर, घन गोला के अंदर, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है Gm स्मॉल r, यहाँ स्मॉल r को लिखेंगे r/2 अपॉन रेडियस क्यूब ऐसा। तो बड़े गोले के चलते उस पॉइंट ए पे जो फील्ड आता है उसका मैग्नीट्यूड ऐसा होता है। छोटे वाले के चलते लिखना होता है तो बोलते जी, छोटे वाले का मास m/8, स्मॉल आर, स्मॉल आर मीन्स जिस पॉइंट पे निकालना है उसका सेंटर से डिस्टेंस, और मुझे पॉइंट ए पे निकालना है। ए जो है छोटे वाले रिमूव्ड स्फीयर के सेंटर ही है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस अगर पॉइंट ए का देखना देखे जाए तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो उसके सेंटर पे ही लाई कर रहा है पॉइंट। तो स्मॉल आर जीरो अपॉन रेडियस क्यूब, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई, ये तो ये वाला पूरा टर्म हो गया मेरा जीरो। यहाँ पे देखोगे तो आर, आर क्यूब को कट करके आर स्क्वायर कर देगा, मतलब ये जो क्यूब था ये कट होके आर स्क्वायर। तो आंसर आएगा, हो जाएगा Gm/2r²। तो हम लोग बोलेंगे कि चेन्नई जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन सी।
फिफ्थ वाला देखो, बोला किसी प्लेनेट का मास और डायमीटर, मतलब द्रव्यमान और व्यास जो है, वो पृथ्वी का मास और डायमीटर का 3 गुना है। ठीक है। पृथ्वी के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे किसी पेंडुलम का अगर आवर्तकाल टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो सेम पेंडुलम का उस ग्रह के सतह पे टाइम पीरियड क्या होगा निकालना है। फिर से टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, ऐसा होता है। तो, तो अगर मुझे प्लेनेट के सरफेस पे लिखना होगा तो हो जाएगा टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। और ये जीपी जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ डेट प्लेनेट, मतलब उस ग्रह के सतह पे गुरुत्वीय प्रवेग का वैल्यू। पृथ्वी की सतह पे अगर आवर्तकाल लिखना हो तो हो जाएगा टी एस। इन दोनों को अगर डिवाइड दोगे रेशियो के लिए, तो टी पी अपॉन टी ई, ये हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन जी पी। अब उस प्लेनेट, उस ग्रह के सतह पे अगर गुरुत्वीय प्रवेग निकालना होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे जी, उस ग्रह का द्रव्यमान, उस ग्रह का द्रव्यमान बोला है पृथ्वी का द्रव्यमान का 3 गुना, अपन उस ग्रह का त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या रेडियस आर स्क्वायर जो लिखते थे, और उस ग्रह का डायमीटर व्यास और त्रिज्या 3 गुना है पृथ्वी का, उसको उसके त्रिज्या को 3 टाइम्स आर लिखेंगे, इसी का वर्ग करना हो जाएगा टी एम ई अपॉन टी आर ई एस। और GME/RE² को हम लोग जी बोलते हैं, तो जीपी का वैल्यू हो जाएगा T/3। अब यहाँ पे मुझे जीपी की जगह पे G/3 लिखना है, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, जी जी कट जाएगा, तो चलिए TP/T जो है जाएगा √3। टीपी निकालना जो है उस ग्रह के सतह पे पेंडुलम का आवर्त का हो जाएगा √3 गुना टी। और पृथ्वी की सतह पे आवर्तकाल को 2 बोला है, तो टी की जगह पे 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 2√3। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसमें बोल रखा है कि एक पॉइंट है पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पे, और ऊंचाई को बोल रखा है एच को बोल रखा है वो पृथ्वी के व्यास के बराबर, पृथ्वी के डायमीटर के बराबर, मतलब H = 2r बोल रखा है। उस पॉइंट पे गुरुत्वीय प्रवेग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, मतलब जी डैश निकालना है। तो जी डैश को हम लोग एच साइड के लिए बोलते हैं G/1 + H/r का। अभी एच की जगह पे यहाँ पे 2r डालना है, तो ये आर आर तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा G/1 + G/9। तो बोलेंगे कि उस पॉइंट पे, उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो G/9 हो जाएगा, मतलब दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस क्वेश्चन में बोला गया कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल, दो एक जैसे कण जो हैं दोनों का मास द्रव्यमान स्मॉल एम दिया हुआ है, एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस सर्कुलर पथ पे मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस ए है। ऐसे दो पार्टिकल एम एम मास का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे सर्कुलर पथ पर इस पे मूव कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस सर्कल का डायमीटर के बराबर, व्यास के बराबर। रेडियस ए बोला है तो डायमीटर हो जाएगा 2a। दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2a और रेडियस जो होगा इस सर्कुलर पथ का वो होगा a के बराबर। तो इनका एंगुलर स्पीड कोणीय वेग बताना है मुझे। कहने देखो, अभी इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का वर्ग, और डिस्टेंस यहाँ स्क्वायर, एक्चुअली डिस्टेंस 2a दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर ऐसा। अब इस फोर्स की वजह से ही इस सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है, मतलब ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। यही फोर्स उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है जिसकी वजह से वो सर्कुलर पथ पे मूव कर। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स केंद्रगामी बल के साथ इक्वेट कर दो, हो जाएगा cm स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू am ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर मीन्स रेडियस, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे ए लेना है ऐसा। एक एम से एक एम खत्म, ए इधर आके ए क्यूब, तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा हो जाएगा cm अपॉन 4a। इसलिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन 4a। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थ के सैटेलाइट का, उपग्रह का टाइम पीरियड दे रखा था 5 घंटा। तो हम लोग जानते हैं कि ये टी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट के ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले वाले टाइम पीरियड जो 5 आवर दिया हुआ है उसको हम लोग टी वन बोल रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल होगा पहले वाले रेडियस, पहले वाले ऑर्बिटल रेडियस को आर नोट बोल रहे हैं, क्यूब के। बाद में क्या किया कि पृथ्वी और उस उपग्रह के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 4 गुना कर दिया, उसको इंक्रीज करके 4 टाइम्स कर दिया। मीन्स अब ऑर्बिटल रेडियस जो है वो 4r0 हो जाएगा। तो बाद में जो टाइम पीरियड होगा उसके स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग 4r0 के क्यूब के प्रोपोर्शनल ऐसा। अभी यहाँ दोनों साइड अगर डिवाइड दोगे रेशियो के लिए तो हो जाएगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इक्वल टू 4r0 क्यूब अपॉन r0, तो हो जाएगा 4r0 होल क्यूब अपॉन r0 क्यूब। 4r0 का क्यूब करोगे तो 64 r0 क्यूब अपॉन r0 क्यूब। ये r0 क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे, वर्गमूल, तो हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू अंडर रूट 64 और इसका वैल्यू 8। ये T2 को बोलेंगे 8 इंटू T1 और T1 को क्वेश्चन में बोल रखा है, मतलब शुरू वाला आवर्तकाल टाइम पीरियड 5 घंटा, तो T1 की जगह पे 5 डाल देना है
8 × 5 हो जाएगा 40। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, दो सैटेलाइट S1 S2, उनके लिए जो वो क्या कर रहे हैं कि किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं दो उपग्रह किसी ग्रह के। उनके लिए जो ऑर्बिटल रेडियस है उसको बोल रखा है कि R1 = 3200 किलोमीटर, R2 = 800 किलोमीटर। तो उनके ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो पूछा है। देखो, तो किसी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होता है, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं √GM/ऑर्बिटल रेडियस। फर्स्ट वाले के लिए लिखोगे तो हो जाएगा √GM/R1, सेकंड वाले के लिए लिखोगे तो हो जाएगा √GM/R2। इनका ही रेशियो तो ये हो जाएगा V1/V2 = √GM तो कैंसिल हो जाएगा R2/R1, और R2 को बोला है 800, R1 को बोला है 3200, कट के 1/4 बाहर निकालोगे तो 1/2, तो V1/V2 जो है हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन में इसी को बोला था कि ये V1/V2 1/x के इक्वल है। x का वैल्यू बताना है तो बोलेंगे यहाँ से x = 2। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रखा है कि किसी 1 kg के एक पार्टिकल को पृथ्वी सतह से h हाइट तक ले गया, और h का वैल्यू यहाँ पे बोला है कि 3R। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा वो बताना है। पार्टिकल का मास जो है वो m = बोला है 1 kg। देखो, जब वो पृथ्वी सतह पे था, उसका शुरू वाला पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को लिखेंगे -G m1 m2, m2 की जगह पे 1 लिखना है ऐसा, अपॉन R, क्योंकि वो सतह पे था, केंद्र से अंतर जो हो जाएगा R, सेंटर से डिस्टेंस। बाद में उसको H = 3R पे ले गया, तो बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा जाएगा -GM1 × M2/4R, क्योंकि H = 3R दिया हुआ है, तो केंद्र से डिस्टेंस देखोगे तो हो जाएगा 4R ऐसा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे, तो बोलेंगे बाद वाला पोटेंशियल एनर्जी माइनस शुरू वाला पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -GM/4R माइनस -GM/R। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा 3GM/4R। अभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर देंगे, और GM/R² को स्मॉल g बोल देंगे, इसके जगह पे लिख देंगे स्मॉल g। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा जगह 3/4 × G × R। g की जगह पे 10 रखना है, और R अर्थ का रेडियस है जो 6400 किलोमीटर, मीटर में बदलोगे तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई करो,
कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 48 इंटू 10⁶ जूल। तो हम लोग बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ वो 48 मेगा जूल, क्योंकि 10⁶ को हम लोग मेगा बोलते हैं ऐसा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो सैटेलाइट जिनका एक का मास एम एक का 3m है, वो अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उनके लिए ऑर्बिटल रेडियस पहले वाले के लिए r और दूसरे वाले के लिए 3r बोला है। तो उनके ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो गुणोत्तर चाहिए। देखो, पहले वाले के लिए लिखोगे √g m अपॉन ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल। देखो तो जो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √gm अपॉन r। यहाँ पे मास जो होता है प्लेनेट का होता है, मतलब इस क्वेश्चन में अर्थ का होगा। सैटेलाइट का मास पे डिपेंड नहीं करता ऑर्बिटल स्पीड। उपग्रह का क्या द्रव्यमान है से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्बिटल स्पीड। और जो आर है वो ऑर्बिट का त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या नहीं, ऑर्बिट का त्रिज्या। एम पृथ्वी का द्रव्यमान और आर ऑर्बिट का त्रिज्या। तो पहले वाले में ऐसा हो जाएगा, दूसरे वाले में के लिए लिखोगे ऑर्बिटल स्पीड तो हो जाएगा √gm अपॉन 3r। जब इनका रेशियो लोगे तो जीएम खत्म हो जाएगा, रूट ये 3r ऊपर चला जाएगा, r से r खत्म तो √3 हो जाएगा ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे इनका जो रेशियो है √3/1। ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, बोला कि दो सैटेलाइट ए और बी किसी ग्रह के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ग्रह के जिनके लिए ऑर्बिटल रेडियस एक के लिए 4r और एक के लिए r बोला है। तो पहले वाले सैटेलाइट एक के लिए जब ऑर्बिटल स्पीड लिखोगे तो ये हो जाएगा √gm अपॉन के लिए ऑर्बिटल रेडियस जो 4r के बराबर बोला है। टी के लिए लिखोगे तो हो जाएगा √gm अपॉन इसके लिए ऑर्बिटल रेडियस r बोला है। अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो फी अपॉन फी बी, ये √gm खत्म, ये r ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा r अपॉन 4r, r खत्म, √1/4 बाहर निकालोगे तो 1/2। तो अभी फी बी निकालना है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बोलेंगे फी बी इक्वल टू 2 इंटू फी ए। फी ए को दिया हुआ है 3 फी, तो 2 इंटू 3 करोगे तो 6 फी। तो बोलेंगे सैटेलाइट बी का जो ऑर्बिटल स्पीड होगा वो 6 फी। ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी थ्योरेटिकल है क्योंकि किसी पार्टिकल का किसी प्लेनेट के सरफेस से जो स्केप वेलोसिटी होता है का फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन r ऐसा। प्लेनेट के सरफेस से एम जो है उस प्लेनेट का द्रव्यमान है और आर जो है उस प्लेनेट का त्रिज्या है। तो पार्टिकल का द्रव्य कण का मास क्या है इस पे स्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग बोलेंगे जो ये स्केप वेलोसिटी मीन्स निष्क्रमण वेग है पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻g।
ऑप्शन सी जो है करेक्ट। 14th। एरियल वेलोसिटी। देखो केपलर्स के सेकंड लॉ से एरियल वेलोसिटी जो होता है da/dt का एल अपॉन 2m, केपलर का सेकंड लॉ यही है, da/dt इक्वल टू एल अपॉन 2m। बस यही थ्योरेटिकल था, इसमें रियल वेलोसिटी बोल रहा था जो होगा एल अपॉन 2m के इक्वल, केपलर सेकंड लॉ। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दो इक्वल पार्टिकल सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए इक्वल मास का, तो हम लोग बोले कैपिटल एम मास का दो पार्टिकल कुछ आर डिस्टेंस पे ऐसे रखा हुआ, अभी इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड को एफ बोल रखे हैं। एफ इक्वल टू लिखेंगे G m1 m2 अपॉन आर। बाद में क्या किया कि किसी एक ऑब्जेक्ट से, एक पार्टिकल से उसका मास जो है 1/3 जितना दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। बाद में ऐसा किया कि सपोज इसका मास m है तो इसका 1/3 हो जाएगा m/3, तो यहाँ से m/3 उठा के इसको दे दिया 1/3 m/3। तो अब फर्स्ट पार्टिकल के पास कितना बचा मास, तो पहले m था m/3, अब उससे निकाल लिए हो जाएगा 2m/3 ऐसा। दूसरे पार्टिकल के पास कितना हुआ, तो पहले से m था m/3 और दे दिए उसको 4m/3। कहानी ऐसा हो गया कि अब एक पार्टिकल के मास 2m/3 और दूसरे पार्टिकल के पास मास 4m/3। अभी भी इनको सेम डिस्टेंस पे रखा है, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, मीन्स आर। अब नया वाला फोर्स क्या होगा वो बताना है। तो अब नया वाला जो फोर्स होगा उसको लिखेंगे जी। m1 की जगह पे लिखोगे 2m/3, m2 की जगह पे लिखोगे 4m/3 अपॉन आर स्क्वायर ऐसा। तो हो जाएगा 8/9 G m² आर स्क्वायर, और G m² अपॉन आर स्क्वायर। एफ वो रखा था क्वेश्चन में, पुराना वाला बल, पुराना वाला फोर्स, इसके जगह पे हमको लिखना है एफ। तो जो नया वाला बल हो जाएगा 8F/9। ऑप्शन चेन्नई जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में क्या है कि एक रॉड उसका अपने सेंटर से जो लंब वाला एक्सिस पास हो रहा है, एक रॉड है ऐसा, मान लो एल लंबाई का, के सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, इस एक्सिस से क्या का मतलब, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसने बोल रखा है I1। I1 इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं ml² अपॉन बार। अभी इसी रॉड को मोड़ के बेंड करके एक रिंग बना दिया, ठीक है। तो रिंग कुछ ऐसा बना, मान लो रॉड को मोड़ने के बाद एक रिंग ऐसा बना, रिंग का रेडियस आर बोल रहे हैं। तो इस रिंग का द्रव्यमान भी रॉड के द्रव्यमान के बराबर होगा, क्योंकि रॉड से ही रिंग बनाया गया। तो मोड़ने से तो एम चेंज नहीं हो जाएगा, तो इसका एम वही रहेगा। दूसरा,
रिंग का लंबाई और रॉड का लंबाई समान होगा, क्योंकि रॉड को ही मोड़ा गया है, तो लंबाई तो चेंज नहीं हो जाएगा सिर्फ मोड़ने से। तो रिंग का लंबाई हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर। ये रॉड की लंबाई एल के बराबर होगा, तो यहाँ से आर को हम लोग बोलेंगे एल अपॉन पाई। अब इस रिंग का चाक मात्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, तो रिंग का बोल रखा है क्वेश्चन में I2, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा mr², और आर के जगह पे डालना है L/2 पाई। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा ml²/4 पाई। ऐसा अभी बोला था कि I1 और I2 का रेशियो बताओ। इन दोनों को डिवाइड दे दोगे तो रेशियो मिल जाएगा। रेशियो तुम्हारा हो जाएगा पाई² अपॉन 3। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। तो बताइए किसी हाल पे इंक्लिनेशन कोई एक ऑब्जेक्ट जो है रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है, ऐसा पी ओमेगा ओमेगा रोलिंग कर रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू फी अपॉन आर होगा ऐसा। और वो मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंच रहा है, उस हाइट मैक्सिमम हाइट को बोल रखा है 3 फी² अपॉन। मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी और ओमेगा दोनों जीरो हो जाएंगे, तभी तो वहां पे मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं, और इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। मतलब वहां पे वो कुछ क्षण के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए वो रेस्ट पे हो गया ऐसा। तो मुझे ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हम लोग इसके लिए एनर्जी कंजर्व करेंगे। इनिशियली एनर्जी लिखोगे तो इनिशियली वो नीचे बॉटम पे था, तो उसके पास सिर्फ अभी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हाइट जीरो था। बाद में वो एच हाइट पे चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या हो कि वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, और ऊंचाई बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो हम लोग एनर्जी को कंजर्व करेंगे, ऊर्जा संरक्षण, और बोलेंगे जितना स्थितिज ऊर्जा बढ़ा, जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी घटे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ा वो mgh के बराबर है, वो लिखेंगे m e, और h को दे रखा है 3v² अपॉन 4g ऐसा। काइनेटिक एनर्जी कितना घटा, तो पहले काइनेटिक एनर्जी था एक तो हाफ mv² लिनियर की वजह से, और एक रोटेशनल की वजह से हाफ I ओमेगा²। ओमेगा को लिखना है v/r, क्योंकि रोलिंग हो रही है, तो ये v²/r²। अब यहाँ से हमको आई का वैल्यू निकालना है। अब आई से पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। सपोज आई का वैल्यू आया mr², तो हम लोग बोलेंगे वो रिंग था। आई का वैल्यू आया 2/5 mr², तो बोलेंगे घन गोला सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ कैलकुलेशन करने से आई का जो वैल्यू आएगा वो mr²/2 ऐसा। तो हम लोग बोलेंगे mr²/2 आया, इसलिए डिस्क है, तख्ती है, तो ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18। इसमें बोले एक सॉलिड सिलेंडर समक्षितिज सतह पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल करता हुआ जा रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी उसका 4 मीटर पर सेकंड, मतलब v इक्वल टू दे रखा था 4 मीटर।
ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर। रोल कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ कि वो एक ऐसा स्प्रिंग था जो उसमें पहले कोई कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं था, नेचुरल लेंथ में था प्राकृतिक। अब इस सिलेंडर जब स्प्रिंग के पास पहुंचा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने लगा। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो बताना। तो कहानी क्या है कि जैसे जैसे स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है कमेगी कमेगी और फाइनली जीरो हो जाएगा। मतलब कि हो क्या रहा है कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी घट रहा है, मीन्स इसका काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। तो इस सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी घटेगा और स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, इसलिए उसमें ऊर्जा स्टोर हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो स्प्रिंग का एनर्जी जो है बढ़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी यहाँ पे भी कंजर्व करेंगे, जितना स्प्रिंग का ऊर्जा बढ़ा, स्टोर एनर्जी बढ़ा, उतना ही इसका काइनेटिक एनर्जी घटा। तो स्प्रिंग का एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इतना बढ़ा क्योंकि पहले तो नेचुरल लेंथ में था तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं स्टोर थी। और सिलेंडर का कितना घटा तो फाइनली ये रेस्ट पे हो गया, अब और कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, फाइनली रेस्ट पे हो गया। मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो। इनिशियली तो जो भी था, तो बोलेंगे कितना घटा तो जितना इनिशियल था, शुरुआत में था। तो इनिशियल रोल कर रहा है तो इसके बाद दोनों काइनेटिक एनर्जी होगा, लीनियर वाला हाफ एम सी स्क्वायर प्लस रोटेशनल वाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये सॉलिड सिलेंडर है तो ये डिस्क जैसा दिखता है अगर ऊपर से देखे तो, इसलिए इसमें इसका जो आई होता है वो डिस्क एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिखना है वी स्क्वायर बाई। एक तो हाफ 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 दोनों साइड कॉमन लेके कट जाएगा, आर स्क्वायर खत्म। के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 mv स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 mv स्क्वायर अपॉन 2k। के का वैल्यू, एम का वैल्यू और फी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबका वैल्यू रख दोगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 0.6 मीटर। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 में क्या है कि एक रॉड है मास एम का और लंबाई एल का, वो हिंच किया हुआ है अपने टी एंड से, तो जहाँ पे ऐसा क्लैंप लगा हुआ है, और दूसरे एंड क्यू पे डोरी के सहारे डोरी से बांध रखा है ताकि ये संतुलन में रहे ऐसा। बाद में क्या किया कि इस स्ट्रिंग को कट किया, डोरी को कट किया। तो डोरी को कट करोगे तो अब ये टी के अबाउट ताक गति करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो इसका शुरुआत वाला कोणीय प्रवेग क्या था बताना है। देखो ये इसका होगा सेंटर ऑफ मास बीच में, जहाँ पे अभी ऐसा फोर्स लग रहा होगा एम जी। एक्सिस जो है पॉइंट पी पे किनारे पे है। स्ट्रिंग तो कट कर डोरी कट कर दिए तो उसमें कोई बल ही नहीं आएगा। तो जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी गुना एल बाई टू, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस जो है एल बाई टू। और टॉर्क को हम लोग लिखते हैं आई अल्फा। ये रॉड है, रॉड का आई किनारे से होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम जी एल बाई टू। एम तो खत्म, एक एल से एल खत्म। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा टी जी अपॉन टू एल ऐसा। तो बोलेंगे हम लोग कि ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कोई ऑटोमोबाइल रोड पे मूव कर रहा है, जिसका शुरुआत वाला स्पीड दे रखा है, इनिशियल स्पीड दे रखा था उसका 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे, मीन्स 5/18 से गुना करोगे, हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अभी कहानी क्या है कि तो इसका जो पहिया है एक्चुअली गाड़ी का, वो रोलिंग मोशन करता है, वो घूमता भी है, रोटेशनल मोशन भी करता है और आगे बढ़ता भी है। तो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था वो तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अगर इनिशियल ओमेगा देखोगे, शुरुआत वाला, तो हो जाएगा, ओमेगा को बोलते हैं C/R, तो U/R। आर दे रखा है क्वेश्चन में 0.45 मीटर, 15/0.45, तो हो जाएगा 100/3 रेडियन पर सेकंड। बाद में बोला है कि 15 सेकंड बाद ये रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आ जाता है मीन्स अंतिम वाला कोणीय झड़प 0 हो जाता है। समय दिया हुआ है 15 सेकंड, ऐसा। तो हम लोग यूज करेंगे ओमेगा F=ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नोट दिया हुआ है 100/3 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा एफ मतलब अंतिम वाला 0, समय बोल रखा है 15 सेकंड। तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा मिल जाएगा तो जो मुझे टॉर्क निकालना है, टॉर्क को बोलेंगे आई इंटू अल्फा। टॉर्क का सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड वैल्यू पूछा है, तो अल्फा का सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू डालेंगे हम लोग, आई इंटू अल्फा। आई का वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है कि आई इक्वल टू लेना है 3 kg/m²। आई की जगह पे 3 डालना है, और अल्फा यहाँ से मिल जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना है, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा टॉर्क का 6.66, मतलब ऑप्शन बॉम्बे को बोलेंगे करेक्ट। 21 देखो। 21 में बोल रखा है कि एक डिस्क था रेडियस आर का, से एक सर्कुलर होल क्रिएट किया गया, इस आर डायमीटर का एक सर्कुलर पार्ट काट के निकाल दिया, तो अब बच गया ये। ठीक है, तो ये जो बच गया रिमेनिंग पोर्शन, उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऐसा हम लोग बोलेंगे बेसिकली ये बना ऐसा कि एक बड़ा सा डिस्क से हम लोग रिमूव किए, मतलब हटाए, माइनस किए छोटा सा। बड़े सा का सेंटर जो था सी पे था, छोटे वाले का सेंटर यहाँ पे कुछ ए नाम दे देते हैं, ए पॉइंट पे, मतलब पॉइंट। देखो, बड़े वाले का रेडियस आर था, मास एम था, ऐसा। अभी ये तख्ती है डिस्क, डिस्क का जो मास होता है वो उसके सतह पे होता है, मीन्स उसके सतह के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। बड़े वाले का रेडियस देखोगे आर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। दूसरे वाले का रेडियस r/2, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा हो जाएगा πr²/4, मतलब क्षेत्रफल हो गया 1/4, इसलिए इसका द्रव्यमान भी हो जाएगा 1/4। तो द्रव्यमान बोलेंगे हम लोग इसका m/4। अभी मुझे जो बच गया है पोर्शन, काटने के बाद जो बच गया, उसका चाक मात्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सी बिंदु से
पास होते हुए लंब अक्ष। देखो तो सी बिंदु जो है वो बड़े वाले का सेंटर है। आई नेट लिखना होगा तो बोल देंगे आई वन मीन्स बड़े वाले के चलते चाक मात्रा माइनस छोटे वाले के चलते, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काट के हटाए। तो ये बड़े वाले के चलते लिखोगे, तुमको सी बिंदु से लिखना है, तो सी बिंदु उसका सेंटर है, तो सेंटर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। और सेंटर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बोलते हैं, बोलते हैं एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये बड़े वाले के लिए हो गया, माइनस छोटे वाले के लिए लिखोगे तो छोटे वाले के लिए वो सी बिंदु जो है वो किनारे से पास कर रहा है, और तुमको सी बिंदु से के अबाउट लिखना है। एक्सिस जो है सी बिंदु से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर, तो सी बिंदु उसके लिए टेंजेंशियल परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, मतलब एक्सिस जो है स्पर्श कर रहा है और लंब है। तो डिस्क के केस में टेंजेंशियल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला होता है एम 3 mr² बाई टू। तो 3 m की जगह पे लिखना है m/4, r की जगह पे लिखना है r/2 का स्क्वायर, ए हो गया अपॉन 2, ऐसा। तो एक कैलकुलेशन के बाद आई नेट जो है हो जाएगा तुम्हारा 13 mr² बाई 32। बोलेंगे ऑप्शन ए अहमदाबाद जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखो। 22 में क्या है कि दो डिस्क दोनों आइडेंटिकल एक जैसे हैं, मतलब दोनों का चाक मात्रा समान है। ये वाला एक मान वैसे घूम रहा था, शुरू में इसका कोणीय वेग ओमेगा 1 था। दूसरा वाला ऐसे घूम रहा था, दोनों मतलब एक ही डायरेक्शन, ओमेगा 2। दोनों का चाक मात्रा को समान बोला है, आई आई ले लेते हैं। अभी क्या है कि धीरे धीरे इनको कांटेक्ट में लाए, धीरे धीरे कांटेक्ट में लाओगे तो दोनों साथ साथ घूमने लगेंगे। अभी दोनों का कोणीय वेग अलग अलग है, एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है। जैसे जैसे कांटेक्ट में लाएंगे दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम, तो बाद में ऐसा होगा कि कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों एक के ऊपर एक हो जाएंगे, ऐसा इसी के ऊपर एक और हो जाएगा। अब इसका मतलब दोनों साथ साथ घूमेंगे तो नेट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई हो जाएगा, आई प्लस आई। और इसके एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं मेगा। तो बोला कि कांटेक्ट में लाने में इस प्रक्रिया में कितना एनर्जी का लॉस हुआ। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोणीय वेगमान संरक्षित करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो पहले एंगुलर मोमेंटम लिखोगे I⍵1 पहले वाला डिस्क का, दूसरे वाले का डिस्क का लिखोगे I⍵2। तो ये संपर्क में लाने से पहले, संपर्क में लाने के बाद 2I × कि अब नेट आई का वैल्यू हो गया 2I, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा बोल दिए, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आई आई तो कट जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, ऐसा। या बाद का पहले कुल एनर्जी कितना था, तो इनिशियल टोटल एनर्जी लिखोगे, हो जाएगा ½ I⍵1² है, पहले वाले के पास था, दूसरे वाले के पास हो जाएगा ½ I⍵2², ऐसा। बाद में कितना होगा, तो बाद में दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो लिख देंगे हाफ आई की जगह पे अब लिखेंगे 2I, टोटल आई हो जाएगा 2I ओमेगा², और ओमेगा का वैल्यू आ गया है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 का स्क्वायर। कितना ऊर्जा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो इसके लिए बोलेंगे E1 - E2।
अब E1 E2 का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा। कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आएगा। I/4 ω1 माइनस ω2 का प्लस ऐसे हम लोग बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होने वाला है। कैलकुलेशन करना दिल्ली आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है कि बोल लगा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन सर्कुलर डिस्क का अपने टेंजेंशियल एक्सिस जो डिस्क के ही प्लेन में है। देखो, तो डिस्क के ही प्लेन में है, तख्ती के प्लेन में अगर कोई सतह में ही है, उसके प्लेन में कोई अगर टेंजेंशियल एक्सिस है, तो उससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 3/2 mr²। इसलिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, तो हम लोग अगर K1 बोल दे तो ये जाएगा। चलो फिर से देखो। ऐसा है कि एक डिस्क और एक रिंग दिया हुआ है, ठीक है। सेम रेडियस का, दोनों का रेडियस सेम है यार। ये रिंग हो गया, डिस्क, दोनों का रेडियस है। बोला कि एक्सिस जो है दोनों के लिए टेंजेंशियल है और इन्हीं के प्लेन में है, तो इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के केस में हो जाता है 5/4 mr², और रिंग के केस में होता है 3/2 mr²। तो डिस्क के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन देखोगे तो हो जाएगा √5/2r, और रिंग के केस में देखोगे तो हो जाएगा √3/√r। इनका ही रेशियो निकालने बोला है। उसने बोला K1/K2 क्या होगा। K1/K2 देखोगे तो हो जाएगा √5/√6। बोलेंगे ऑप्शन चेन्नई जो है करेक्ट हो। 24 देखो। 24 में बोल रखा है कि एक पार्टिकल m मास का वो ऐसा किसी स्प्रिंग को एक पुली से रैप करके दूसरे किनारे पे एक पार्टिकल वैसे बांध, और पुली जो है उसका भी मास m है, रेडियस r है, इस पार्टिकल का मास भी m है। बोला कि इस पुली का एक्सलेशन क्या होगा अगर स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप नहीं करने का मतलब कि प्योर रोलिंग हो रहा है। चलिए क्या होगा कि ये पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा, स्ट्रिंग जो है रोटेट करेगा ऐसे अपने। मुझे ए का वैल्यू निकालना है। इसके लिए एफबीडी बनाओगे तो पार्टिकल के बोलोगे टी ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। हम लोग बोलेंगे कि एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। पुली के लिए देखोगे तो टेंशन लगेगा टी, इस टेंशन की वजह से एक टॉर्क आएगा, और टॉर्क को लिखेंगे टी इंटू आर। टॉर्क को हम लोग बोलते हैं आई अल्फा। पुली जो है तो डिस्क का बना हुआ है, इसलिए आई का वैल्यू हो जाएगा m r² इंटू अल्फा इक्वल टू टी इंटू आर।
एक आर से आर खत्म। दूसरा, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, तो अल्फा की जगह पे ए बाई आर डाल देंगे, तो ए मारा स्क्वायर बाई ए मारा बाई टू इंटू अल्फा की जगह पे ए बाई आर इक्वल टू टी। आर आर खत्म, तो टी इक्वल टू हो गया एम ए बाई टू, टी इक्वल टू एम ए बाई टू। ए इक्वेशन वन, ए इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन में टी की जगह पे हम लोग रख देंगे एम ए बाई टू, या इस वाले इक्वेशन में टी की जगह पे एम ए बाई टू रख दोगे तो हो जाएगा एम जी माइनस एम ए बाई टू इक्वल टू एम ए। माइनस एम ए बाई टू को राइट साइड में ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस एम ए बाई टू, तो एम जी इक्वल टू हो जाएगा थ्री एम ए बाई टू। एम एम खत्म, ए का वैल्यू हो जाएगा टू जी अपॉन टी। ऑप्शन बोलेंगे चेन्नई जो है करेक्ट। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। इसमें बोला है कि एक सॉलिड स्फीयर जिसका द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर था, ठीक है। अब उससे जो है मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का, मतलब सबसे ज्यादा कद का एक क्यूब काट के हम लोग बाहर निकालते हैं। तो हम लोग बोले कि ये मेरा गोला है जिसका मास एम रेडियस आर है, इससे ऐसा एक क्यूब काट के हम लोग बाहर निकाले, इसका साइड लेंथ है, बाजू की लंबाई ए, मैक्सिमम यही हो। अभी कहानी क्या है कि ए वाला जो है एक गोला के लिए हो जाएगा डायमीटर व्यास, इस पॉइंट पे गोला का केंद्र है सी, और उसका डायमीटर होता है 2r। और इस क्यूब के लिए ये हो गया बॉडी डायगोनल, और क्यूब का बॉडी डायगोनल होता है √3 इंटू ए। तो यहाँ से ए को लिखोगे 2r अपॉन रूट ऐसा। तो ये मास की बात करोगे तो देखो, इस सॉलिड बॉडी का जो मास होता है वो उनके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनका जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम। तो जिसका जितना ज़्यादा वॉल्यूम उसका उतना ज़्यादा मास। अभी गोला के लिए देखोगे तो गोला का रेडियस आर था, तो गोला का वॉल्यूम हो जाता 4/3 पाई r क्यूब, और इसके मास को बोल रखा है एम। क्यूब का देखोगे तो क्यूब का वॉल्यूम को अगर v2 बोल दें तो जो होता है एक क्यूब के बराबर, ए की जगह पे 2r अपॉन √3 रखोगे, इसका क्यूब करोगे तो जाएगा 8r³ अपॉन 3√3, क्यूब करने के बाद ऐसा। तो अब इसके मास को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ से फर्स्ट वाले v1 देखोगे तो यहाँ से हम लोग r³/3 को लिख सकते हैं m/4 पाई। तो r³/3 की जगह पे m/4 पाई यहाँ पे रख दो तो हो जाएगा 8/√3 m/4। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, इसलिए क्यूब का जो मास आएगा वो 2m/√3 पाई ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक क्यूब का मास हो गया द्रव्य, स्मॉल एम नाम दे देते हैं। अभी मुझे बोला कि ये जो क्यूब कट किए उस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, इस एक्सिस से, तो एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्यूब जो है ऊपर से देखने पे, मतलब उसका टॉप व्यू है, ऊपर से अगर क्यूब को देखोगे तो स्क्वायर प्लेट जैसा दिखता है, तो स्क्वायर प्लेट वाला फार्मूला लगता है क्यूब में। तो स्क्वायर प्लेट के केस में सेंटर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता था ma²/6। अभी यहाँ पे m का वैल्यू जानना है 2m/√3 पाई
ए की जगह पे डालना है 2r/√3, हो जाएगा 4r² / 6 करना है। फिर कैलकुलेशन के बाद हो जाएगा 4mr² / 9√3 बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा।